हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वेज एंड मींस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर ये टॉपिक के ऊपर हमें अच्छे से वीडियो बना के दीजिए, डिटेल में वीडियो बना के दीजिए, हमें टॉपिक थोड़ा टफ जा रहा है और बोर्ड में स्कोर करने में हमें आसानी हो, तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाइए। तो उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैं ऑलरेडी मेरा वीडियो अपलोडेड है, वो रिवीजन के हिसाब से मैंने बनाया था। तो अभी मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसी समय पढ़ सकते हो, बगैर किताब के भी आपकी पढ़ाई हो सकती है। बस आपके मोबाइल को आपने सही ढंग से यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये रहे वो 7 पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले। पहले तो आपको हेडिंग्स याद होने चाहिए। एग्जाम में ना स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनको हेडिंग्स याद नहीं होते। तो रिक्वेस्ट है, इन हेडिंग्स का स्क्रीनशॉट लेके रखिए, इसको याद करना है। लोक अदालत, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, शॉर्ट फॉर्म में PIL कहते हैं। कई सारे मूवीज में बताया गया, शायद आपको याद आ जाए। PIL फेमस नाम है, इसको जनहित याचिका भी बोलते हैं। रिड्रेसल फोरम, अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, लेजिस्लेटिव मेजर्स की हम बात करें तो ये 7 पॉइंट्स है, जिसको हम एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ये चीजें ना आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में और शॉर्टकट में कवर हो सकती है। तो चलिए आपके लिए चीजें आसान कर दी। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पॉइंट नंबर 1 इज लोक अदालत, जिसको हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। लोक अदालत इज ऑल्सो नोन एज डैश पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। अब लोक अदालत क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स पे पहले समझा दूं, फिर हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। क्या होता है, जब भी कोर्ट में कोई केस होता है, कोई मैटर होता है, तो कोई ना कोई पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर केस करती है। आपने नायक पिक्चर देखी होगी, नायक पिक्चर। कोर्ट में जब केस होता है ना, तो एक ही चीज मिलती है। या फिर घायल पिक्चर आपने सनी देओल की देखी होगी। कोर्ट में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब दोनों में से कोई एक पार्टी बहुत परेशान हो गई कि अरे यार, ये तो मैटर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो अगर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, अगर ऐसा लगता है कि सामने वाली पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी, तो लोक अदालत में दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है, दोनों वहां पे जाते हैं और कॉम्प्रोमाइज से उस केस को रफा दफा किया जाता है। आपको मेरा कंसेप्ट समझा? ये बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको सामने रखा। तो पहला लाइन, फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, लोक अदालत एक इफेक्टिव और सस्ता इकोनॉमिकल सिस्टम है फॉर क्विक रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी पब्लिक के जो मैटर उसको सॉल्व करना। करोड़ों केसेस ने, लाखों करोड़ों में जो केसेस है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। डेली इतने सारे केसेस कोर्ट में फाइल होते हैं, कोर्ट कहाँ डिसीजन दे पाती है, इसके लिए सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती रहती है। तो ये एक नया ऑप्शन अवेलेबल है, आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट टू सेटल डिस्प्यूट्स बाय डैश कॉम्प्रोमाइज। आप दो पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज को तैयार हो, तो आप यहाँ पे जाके अपने मैटर को सेटल कर सकते हो। द पार्टी कैन डायरेक्टली अप्रोच द अदालत। आप इस अदालत में डायरेक्टली कोई भी पार्टी यहाँ पे अप्रोच कर सकती है और डिस्कस कर सकती है कि भाई मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है। तो यहाँ पे फटाफट से डिसीजन लिया जाता है तुरंत, इससे पहले कि आप अपने इरादे बदल दे, फटाफट से डिसीजन लेके केस को रफा दफा किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, यानी उसको माना जाता है फाइनल कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया, बात वहीं खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया MSEDCL जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट है, रेलवे अथॉरिटी है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंक्स हैं, वो समय समय पे लोक अदालत लगाती रहती हैं ताकि उनके क्लाइंट्स के साथ जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको वो फटाफट से कॉम्प्रोमाइज करके रफा दफा कर सके, क्योंकि कोर्ट में तो एक ही चीज़ मिलती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बराबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा आपको। सेकेंड पॉइंट, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या होता है? कोई भी इंसान ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जिसको हमने नाम दिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं जनहित, यानी जनता के हित के लिए, फायदे के लिए याचिका यानी लिटिगेशन, एक कंप्लेंट फाइल की जाती है
जैसे आपने जॉली एलएलबी पिक्चर देखा रहेगा, उसमें बताया पार्ट 1 ना, उसमें क्लियर बताया इसके बारे में कि कैसे वो एक्सीडेंट होता है कार से और पूरा केस। बाकी तो आप पिक्चर देख सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपने ओएमजी पिक्चर पार्ट 1 जो देखी, ओएमजी की मैं बात कर रहा हूं, एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड, उसमें भी परेश रावल पीआईएल फाइल करता है कि ऐसे कैसे हमें पैसा मिलना चाहिए, तो वो अपना केस लड़ता है। बाकी आपने पिक्चर देखी रहेंगी। तो पीआईएल क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी आप कोर्ट को अपील करते हो रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कुछ गलत चीजें हो रही है और आपको लगता है कि कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और इसमें सजेशन देना चाहिए, तो कोई भी बंदा ये पीआईएल जो है कर सकता है, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। तो इट्स अ लीगल फैसिलिटी। पॉइंट नंबर 2 देखिए, लीगल फैसिलिटी अंडर विच एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब कोई भी, कैन अप्रोच द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के भले के लिए कोई भी पीआईएल फॉलो कर सकता है। थर्ड पॉइंट, इसका एम किया टू प्रोवाइड लीगल रेमेडी, यानी लीगल सोल्यूशन टू अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। कई बार समाज के बेचारे गरीब सताए हुए लोग रहते हैं, उनके पास केस लड़ने की हिम्मत नहीं रहती, पैसा नहीं रहता, टाइम नहीं रहता, तो कुछ लोग इन सब के ध्यान में रखते हुए पीआईएल फाइल कर देते हैं ताकि कोर्ट को डिसीजन देने में आसानी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट एम्स इज टू प्रोवाइड लीगल, ये तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर बात करें, द पार्टी विच इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रीवेंस कैन ऑल्सो फाइल पीआईएल। मतलब मैं बता चुका हूं, कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे आपका उस मैटर से कुछ कनेक्शन हो या ना हो, ऐसा हो सकता। मैं रीसेंट एग्जांपल आपको देता हूं। 1 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, तो मोदी जी ने कहा था उस टाइम पे कि पगार नहीं काटी जाएगी, सबको पूरी पगार दी जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों ने माना, लेकिन जब लॉकडाउन लंबा खिंचने लगा तो कंपनीज की हालत खराब होने लगी। तो कंपनीज ने कोर्ट में अप्लाई किया कि आप हमें कंपेल नहीं कर सकते इतने सारे लोगों को इतना सारा पैसा देने के लिए, कंपनी के पास उतना पैसा होना चाहिए। हालात आप देखिए, सरकार जब सबसे सब ले रही है, सरकार ने कुछ भी माफ नहीं किया। आपने खुद देखा, लाइट का बिल भी वसूला जा रहा है, बराबर है, टैक्सेस एक्सेट्रा, बाकी तो आपको पता ही है, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आप हमें कंपेल नहीं कर सकते, और कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया कि बात बिल्कुल सही है, ये कंपल्सरी हम किसी को नहीं लगा सकते, ये वॉलंटरी है। कंपनी अगर पगार देना चाहती है बगैर काम के भी तो वो दे सकती है, नहीं देना चाहती है, आधा देना चाहती है, तो वो इंस्टीट्यूशन खुद डिसाइड कर सकता है। तो ये कोई भी कर सकता है। ये बेस्ट मैंने आपके सामने लाइव एग्जांपल रखा दोस्तों। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट जो दिया, इट इज फाइल इन द हाई कोर्ट, या तो हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली इन सम केसेस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट, रिड्रेसल फोरम, ये तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम की हम बात कर रहे हैं। वो जो डिस्टिंग्विश है आपका, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये वही है। 3 लेवल पे कोर्ट काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे। ये कहां से आया? ये आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि पहले 1986 था, अब इसको अपग्रेड करके 2019 लाया गया। तो सिस्टम बनाया गया ताकि कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को, ग्रीवेंसेस को, डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व कर सकें थ्रू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे हम इसको सॉल्व कर सके थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। डिस्टिंग्विश अलग से देखेंगे तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा, उसका मेरे अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है दोस्तों। एनी इंडिविजुअल कंज्यूमर या फिर उनकी संस्था, कोई भी एसोसिएशन कैन फाइल ए कंप्लेंट विद रेस्पेक्टिव कमीशन। आप किसी भी कमीशन के पास, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू, हाँ वैल्यू रहता है, जैसे 1 करोड़ से कम का अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है अप टू 10 करोड़ तो स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, और अबाउट 10 करोड़ का अमाउंट है तो आप नेशनल कमीशन के पास जाएंगे। मैं फिर से कहता हूँ, डिस्टिंग्विश देख लीजिएगा क्योंकि वो बोर्ड में आता ही है और वो मोस्ट टाइम पे डिस्टिंग्विश है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, दूसरा स्टेट लेवल पे काम करता है, तीसरा नेशनल लेवल पे काम करता है। ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट, the main aim of this commission is to provide simple and speedy and inexpensive redressal, यानी आपका खर्चा नहीं होगा, सस्ते में फटाफट से आपका केस सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए ये फोरम बनाया गया ताकि कंज्यूमर को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। नेक्स्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम। अब सरकार आपको कंज्यूमर को जागरूक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार पब्लिसिटी करती रहती है, कई सारे वो प्रोग्राम्स चलाती रहती है ताकि आपको पता चल सके, आपको आपके राइट्स के बारे में पता चल सके,
आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा तो आप उसके लिए लड़ेंगे। तो सरकार ने अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रेगुलरली वो अपने जर्नल्स को पब्लिश करती रहती है, ब्रोशर्स, बुकलेट्स एंड वेरियस पोस्टर्स, जहां पे बताया जाता है आपके राइट्स एंड आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फ्रेंड्स, कंज्यूमर की क्या जवाबदारी है शॉपिंग करते समय, उसका मेरा अलग से वीडियो अपलोडेड है, जरूर देखिएगा और सोचिएगा क्या आप ऐसा करते हो क्या शॉपिंग करते समय। नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कीजिएगा। रिड्रेसल मशीनरी यानी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम और वो जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्टेट कमीशन, हम उसकी बात करें, यानी आपको अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आप ये कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेवरल ऑडियो वीडियो प्रोग्राम भी चलाया जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ऑन सोशल मीडिया। जागो ग्राहक जागो, आपने शायद सुना हो, रेडियो वगैरह पे कई बार उसको चलाया जाता है। इतना ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ये एक मार्क का ब्लैंक का दोस्तों। और हमारे देश में नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को, क्रिसमस से एक दिन पहले। याद करने का आसान तरीका, ठीक है, लॉकडाउन 16 तारीख से लगा था मार्च, तो ये एक दिन पहले 15 मार्च आप याद रखेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट, यस, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को हम कंज्यूमर मूवमेंट भी बोलते हैं। आजकल ये इंडिया में बहुत एक्टिव हो गए हैं। ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए लड़ते हैं। ये एक प्रकार के एनजीओज होते हैं जो लड़ते हैं कंज्यूमर के हक के लिए। तो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो कंज्यूमर मूवमेंट है इज वेल सेटल्ड इन इंडिया एंड हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू सीक यानी टू गेट क्विक एंड एडुकेट रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। इनकी वजह से बिजनेसमैन थोड़ा डरने लगा है और वो कोशिश करता है कि वो आपसे आपके अधिकार ना छीने, वरना आप इनकी मदद से केस कर सकते हो। तो आज जरूरत है, इट इज नेसेसरी टू स्ट्रेंथन यानी इनको मजबूत करना, इनको पावरफुल बनाना है कंज्यूमर मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, ताकि बिजनेसमैन के ऊपर एक मॉरल प्रेशर होना चाहिए कि वो हमारे साथ किसी भी प्रकार का गलत ना करे। नेक्स्ट, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कंज्यूमर वेलफेयर यानी भलाई, तो कंज्यूमर के भलाई के लिए सरकार ने एक फंड बनाया। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तुम्हारा वाला अफेयर नहीं भाई, अफेयर्स वर्ड यूज किया जाता है, कई बार आपको पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर है तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उन्होंने कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया गया है, जहां पे पैसे का मदद देंगे टू स्ट्रेंथन द वॉलंटरी कंज्यूमर मूवमेंट जो चल रहे हैं, खास करके कहां पे? रूरल एरिया में। कंज्यूमर मूवमेंट जो संस्थाएं चल रही है उनको पैसा देना है ताकि वो रूरल एरियाज में जागरूकता अभियान चला सके। इतना ही नहीं, ये फंड और कहाँ कहाँ यूज होता है? ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को हम कैसे गाइड करेंगे, कैसे उनको बताएंगे, कंप्लेंट हैंडलिंग, काउंसलिंग एंड गाइडेंस मैकेनिज्म, प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब्स। यस, ये संस्थाएं कई बार क्या करती है, मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठा के ना टेस्टिंग के लिए भेजते। जैसे बीच में मैगी बैन हो गया था, तो क्यों बैन हो गया था भाई? उठा के उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया, देखा भाई इसमें ये ज़्यादा है उसमें वो ज़्यादा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैगी के बारे में आपने देखा सुना रहेगा, कई समय तक मैगी बैन था, अभी वापस से मार्केट में आ गया, तो ये कम करना है वो कम करना है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर भी कई बार ऐसा हुआ है कि इसमें पेस्टिसाइड्स का लेवल ज़्यादा है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। लहर पेप्सी, जहर पेप्सी, कोका कोला, दोखा कोला, ऐसे कई सारे अभियान पहले चले थे, अभी तो कंपनी ने वो सबसे स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ पे ये फंड चलाया जाता है, समय समय पे लैब टेस्टिंग पे बहुत सारे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं ताकि पता चले कि कंज्यूमर को मार्केट में क्या प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव मेजर्स, यानी सरकार ने कई प्रकार के एक्ट बनाए हैं। फ्रेंड्स, कुछ बेईमान बिजनेसमैन जो होते हैं ना, वो पब्लिक को लूटने का मौका नहीं गंवाते, भोली भाली जनता को लूटते रहते। इसके लिए सरकार को मजबूरन कई सारे एक्ट बनाने पड़े जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में पास किया, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में, जिसके हिसाब से आपने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, लिमिट से ज़्यादा आपके पास स्टॉक नहीं होना चाहिए, आपके खिलाफ केस हो सकता है। स्टैंडर्ड एंड वेट्स मेजर एक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा 1956। इसके हिसाब से आपको नेट वेट का रूल पता होना चाहिए। मिठाई का बॉक्स मिठाई के साथ नहीं तोलना है, यानी बॉक्स का वजन अलग से होना चाहिए। आप साथ में तोल सकते हो लेकिन बॉक्स का जो वजन है उतना एक्स्ट्रा आपने मिठाई उसमें डालना पड़ेगा। तो नेट वेट का रूल है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता।
अगर कोई दुकानदार आपके साथ चीटिंग कर रहा है, आपने ऐसा देखा या कम वेट आपको तोल के दे रहा है, तब उसके खिलाफ यहाँ पे लीगल एक्शन ले सकते हो। आप उनको दुकानदार को समझा सकते हो कि आप किसी भी ब्रांडेड कंपनी से हल्दीराम का बॉक्स अगर आप तराजू में रखोगे ना तो 40 ग्राम 35 ग्राम एक्स्ट्रा दिखाएगा, क्योंकि कंटेनर का वेट हमेशा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये नियम है। इवन पॉलीथिन में डाल के कुछ लोग जो है प्रोडक्ट को तोलते हैं, तो पॉलीथिन का वेट भले वो 2 ग्राम हो 5 ग्राम हो, वो अलग से कंसिडर करना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है? आप 1000 रुपये किलो वाले स्वीट्स ले रहे हैं तो 1000 रुपये किलो में पुट्ठा नहीं आता, आप उसके हिसाब से तोल के दे सकते हो। तो ये आजकल के ज़माने में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे दुकानदारों को भी ये बात नहीं पता है, वो तो अपने प्रॉफिट में लगे, पता है तो भी नहीं बोलते और वो हिसाब से काम करते रहते। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम तराजू पे आपका ध्यान होना चाहिए, मोबाइल में कम, तराजू में ज़्यादा। आगे बढ़े। इतना ही नहीं, कई बार सब्जी को पानी लगा के बेचते, पानी आप सब्जी को नहीं आपको लगा रहे हैं, उससे पानी से सब्जी का वजन बढ़ जाता है। हमारे साथ कई प्रकार की चीटिंग होती रहती है। वेट्स एंड मेजर एक्ट इसके लिए बनाया गया। वजन में जो लोग गड़बड़ी करते हैं ना, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट बनाया गया है 1969। जैसे ISI ISO वर्ड सुना रहेगा, तो इनके हिसाब से हमने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, यानी लो लेवल की क्वालिटी नहीं देनी है, खास करके लोगों को जानो माल का जिससे नुकसान हो। फॉर एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में लोग स्टोव का इस्तेमाल करते थे, गैस नहीं था तो स्टोव, केरोसिन वाला स्टोव आपने शायद सुना रहेगा या देखा रहेगा। तो कई बार वो ब्लास्ट हो जाते थे क्योंकि उसकी क्वालिटी बराबर नहीं थी। तो ये सब नियम बनाए गए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रही है, साफ़ सफाई रखनी है। खाने पीने की जो होटल्स होते हैं, होटल्स दिखने में कितने मस्त रहते हैं, बाहर जब हम जाते हैं तो कितना मस्त इंटीरियर। एक बार किचन का राउंड लगा दो, कॉकरोच आपको कुश्ती लड़ते हुए मिलेंगे, पहले मैं खाऊंगा बाद में कस्टमर को दूंगा। मैं जवाबदार नहीं हूँ। क्यों लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है? ऐसे नंबर ऑफ वीडियोस वायरल होते रहते हैं। यस, थोड़ा एक बार नज़र घुमाइएगा वो कितनी सफाई से काम करते हैं, कितना टेस्टी खाना होटल में मिलता है। घर पे वैसा बनता ही नहीं है, क्योंकि हम उतनी सफाई घर पे नहीं रखते ना। बाकी आप समझदार हैं। तो बाहर का खाना आपकी मर्जी है, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ। पैसा आपका है, हेल्थ आपका है, सब चीज़ें आपकी है। तो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की हम बात करें, फूड इंस्पेक्टर के ऊपर कई सारी पिक्चरें बनी है, आप देखो आपको सब समझ में आ जाएगा। तेल में क्या मिलावट करते हैं, कितना अच्छा आपको तेल प्रोवाइड करते हैं, इतना पैसा लेने के बाद भी आपको मिलावटी चीज़ें मार्केट में, नकली मावा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें, उसके लिए कानून बनाया गया है। नेक्स्ट इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की हम बात करें, ये पास हुआ 2013 में। अब ये जितने भी एक्ट सरकार ने बनाए हैं ना, ये उतने असरदार नहीं है। इसके लिए इन सब का बाप आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में पास हुआ था। अब इसको अपग्रेड करके 2019 में लाया गया है। दोस्तों, ये थे हमारे 7 पॉइंट्स, यानी 7 वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। फ्रेंड्स, आप हमेशा वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, कई वीडियोस का आपको लिंक मिलेगा। कोई ना कोई वीडियो देखते रहें, आपका नॉलेज का लेवल बढ़ता रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो सर्च करना है तो स्क्रीन पे स्टेप्स हैं। जैसे ही आप मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे ना, तो होम पेज ओपन होगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे ना, तो कई सारे चैप्टर वाइज स्टैंडर्ड वाइज फोल्डर्स बने हुए हैं, 11th के, 12th के, OCM के, बिजनेस स्टडीज़ के। आपको जो टॉपिक चाहिए आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।